व्यक्ति विशेष में आज बात कि आखिर अब तक कम क्यों नहीं हुई मध्य प्रदेश के दो बड़े नेता ठाकुर भूपेंद्र सिंह और गोविंद सिंह राजपूत के बीच की तल्खियां, और आज तक दोनों के दिलों में क्यों कायम है एक दूसरे के लिए नफरत। नमस्कार, मैं हूं शिवा पुरोहित। मध्य प्रदेश के दो कद्दावर नेता ठाकुर भूपेंद्र सिंह और गोविंद सिंह राजपूत वैसे तो 10 मार्च 2020 से पहले करीब 3 दशकों तक एक दूसरे के कट्टर विरोधी माने जाते थे, लेकिन 11 मार्च 2020 की सुबह 11 बजे ये दुश्मनी पर्दे के सामने खत्म होना शुरू हो गई। अगले 6 महीने में इन दोनों नेताओं की दुश्मनी मजबूरी कहें या दिखावे की दोस्ती में बदल गई। लेकिन अब महज 4 साल बाद एक बार फिर साल 2024 के आखिर में दोनों के बीच की ये तल्खियां सामने दिखाई देने लगी हैं। हाल में हुए घटनाक्रम को देखें तो जहां पहले भूपेंद्र सिंह आक्रामक हुए, वहीं अब गोविंद सिंह राजपूत ने भी पलटवार कर दिया है। और सागर जिले में 2 लोगों को लेकर मेरी घोर आपत्ति पहले भी थी, आज भी है, कि सबसे ज्यादा अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे अत्याचार किए तो इन 2 लोगों ने किए, और वो 2 लोग कौन है सब जानते हैं। तो इन 2 लोगों को लेके मेरी आपत्ति थी। जब मैं भाजपा में आया था तो राष्ट्रीय नेतृत्व ने, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के नेतृत्व में मैं भारतीय जनता पार्टी मैंने ज्वाइन की थी। अगर कि एक विधायक जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर टिप्पणी कर सकते हैं, यहाँ प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर टिप्पणी करना बहुत बड़ी बात है। देखिए, कांग्रेसियों को मैं नहीं लाया। कांग्रेसियों को जब चुनाव हो रहे थे तो पार्टी के एजेंडे में था कि पार्टी में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सदस्यता दूसरी पार्टियों के व्यक्तियों ने की, उसमें कांग्रेस के व्यक्ति भी शामिल रहे जो इस विधानसभा चुनाव में शामिल हुए हैं। उसमें मध्य प्रदेश के जैसे अन्य विधायक, पूर्व विधायक शामिल हुए, ऐसे ही सागर के एक पूर्व विधायक भी शामिल हुए थे। दरअसल 11 मार्च 2020 में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए तो ये भी साफ हो गया कि उनके 22 समर्थक विधायक, जिनमें सबसे ज्यादा विश्वसनीय तत्कालीन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी कांग्रेस छोड़कर अब बीजेपी में शामिल होंगे। कमलनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री रहते हुए उन्होंने न सिर्फ कांग्रेस छोड़ी बल्कि एक झटके में विधायकी और मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया, जबकि गोविंद सिंह राजपूत उस दौरान बुंदेलखंड में कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में शुमार थे। सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने और बीजेपी ज्वाइन करने से पहले ही सभी बागी 22 विधायक चुपचाप बेंगलोर रवाना हो गए थे। वहां वो एक होटल में अपने नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के अगले इशारे का इंतजार कर रहे थे। वहीं जब ये तय हो गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और उन्हें भी बीजेपी में शामिल होना है, तब इस दौरान एक मौका ऐसा भी आया जब गोविंद सिंह राजपूत पहली बार असहज हुए, क्योंकि सभी बागी विधायकों का इस्तीफा लेने बीजेपी की ओर से बेंगलोर जो नेता आए थे वो न सिर्फ शिवराज सिंह चौहान के सबसे विश्वसनीय नेता थे, बल्कि गोविंद सिंह राजपूत के सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदी और विरोधी ठाकुर भूपेंद्र सिंह थे। ये पहली मर्तबा था जब इन दोनों दिग्गज नेताओं को ये एहसास हो गया था कि अब ना चाहते हुए भी उन्हें साथ मिलकर एक ही पार्टी में एक साथ काम करना होगा। वैसे तो इन दोनों नेताओं की पहचान 80 के दशक से है। सागर के डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय में दोनों ने छात्र राजनीति से अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की थी। हालांकि भूपेंद्र सिंह जहां संघ और बीजेपी से जुड़े, जबकि गोविंद सिंह राजपूत कांग्रेस से। लेकिन इन दोनों के बीच पहला मतभेद सागर जिले की सुर्खी विधानसभा को लेकर खुलकर सामने आया। यहां से साल 1993 में ठाकुर भूपेंद्र सिंह 2 पूर्व मंत्री और दिग्गज नेताओं को हराकर अपनी चुनावी राजनीति में कदम रख चुके थे, जबकि गोविंद सिंह राजपूत को अब भी तमाम सीनियर नेताओं के बीच खुद के लिए सियासी जमीन की तलाश थी। भूपेंद्र सिंह के सुर्खी से चुनाव जीतने के बाद गोविंद सिंह राजपूत ने भी ये तय किया कि वो सुर्खी को ही अपना राजनीतिक भविष्य चुनेंगे, क्योंकि सुर्खी विधानसभा से कांग्रेस के दिग्गज नेता विट्ठल भाई पटेल लगातार 2 बार चुनाव हार गए थे। गोविंद सिंह राजपूत ने जब सुर्खी को चुनाव लड़ने के लिए तय किया
तो उनके और भूपेंद्र सिंह के बीच पहली बार राजनीतिक प्रतिद्वंदता यहां से शुरू हुई। लेकिन इन दोनों के बीच राजनीतिक दुश्मनी साल 2013 आते आते पूरी तरह उफान पर आ गई। 8 दिसंबर 2013 को सागर के मकरोनिया में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के नतीजों के लिए सागर जिले की 8 विधानसभा के वोटों की गिनती चल रही थी। तब जैसे जैसे काउंटिंग के राउंड पूरे होते जा रहे थे, वैसे वैसे हार और जीत की तस्वीर भी साफ होती जा रही थी। इसी बीच जब घड़ी में करीब 1 बजे तो कांग्रेस कैंडिडेट गोविंद सिंह राजपूत अपनी सांसें थामे हुए उस कमरे के बाहर खड़े थे जहां उनकी विधानसभा की काउंटिंग चल रही थी। ये वोटों की गिनती का आखिरी राउंड था। जब ये राउंड चल रहा था तब उनके अंदर की घबराहट भी रह रहकर सामने आ रही थी। कुछ वक्त और गुजरता है और इस नेता के चेहरे पर अब ये घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। तभी अचानक अंदर से जोर से आवाज आती है कि बीजेपी की कैंडिडेट चुनाव जीत गई। वो तेजी से अपने 2-4 समर्थकों के साथ अंदर जाते हैं। फिर एक और आवाज आती है कि 141 वोटों से बीजेपी की पारुल साहू चुनाव जीत गई। ये सुनते ही गोविंद सिंह राजपूत हड़बड़ा जाते हैं और हड़बड़ाते हुए कहते हैं, नहीं, रिकाउंटिंग होगी। गोविंद सिंह राजपूत अपनी बुलंद आवाज में एक बार फिर से कहते हैं, नहीं, रिकाउंटिंग होगी। तभी उनके पीछे से एक शख्स उनकी पीठ और कंधे पर हाथ पटकता है और कहता है, और गोविंद, चुनाव हार गए, अब जाओ। वो जब पलटकर देखता है तो वो शख्स और कोई नहीं, बीजेपी कैंडिडेट पारुल साहू के भाई सतीश साहू होते हैं। यहाँ गोविंद सिंह राजपूत उनको देखते हैं। अगल बगल कुछ नेता और पत्रकार भी थे, उनकी तरफ नजर घुमाते हैं और फिर कमरे से बाहर चले जाते हैं। इसी बीच गोविंद सिंह राजपूत की हार की पहली खबर लेकर उस कमरे में चश्मदीद रहे 2 पत्रकार गोविंद सिंह राजपूत के सबसे बड़े विरोधी रहे तत्कालीन सांसद रहते हुए खुरई विधानसभा से चुनाव लड़ रहे भूपेंद्र सिंह के पास पहुंचते हैं। भूपेंद्र सिंह भी उस कमरे के बाहर खड़े थे जहां खुरई विधानसभा के वोटों की गिनती चल रही थी। वो उस दौरान अकेले थे। इन दोनों पत्रकारों में एक मैं भी था। मेरे साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एक और पत्रकार नितिन भट्ट भी थे। नितिन भट्ट उस वाकया को याद करते हुए बताते हैं, जैसे ही गोविंद सिंह राजपूत के चुनाव हारने की खबर की पुष्टि होती है, हम दोनों पहले माले पर काउंटिंग कक्ष के बाहर खड़े भूपेंद्र सिंह के चुनावी परिणामों को जानने के लिए उनके पास पहुंचते हैं। भूपेंद्र सिंह उस वक्त अकेले थे। हमें देखकर वो हल्का मुस्कुराते हैं। इतने में हम उन्हें सुर्खी विधानसभा में पारुल साहू के जीतने और गोविंद सिंह राजपूत के चुनाव हारने की खबर सुनाते हैं। ये सुनते ही हमेशा गंभीर और सदा हुआ रहने वाले भूपेंद्र सिंह अपने स्वभाव से विपरीत जोर से मुस्कुराते हैं। तुरंत शिवा पुरोहित को गले लगाते हैं। जबकि इसी बीच वो पूछते हैं कितने से जीत और हार हुई, तो मैं उन्हें करीब करीब 150 वोटों का बोलता हूँ। उस समय एकदम से आवाज हुई, आप भी मेरे साथ थे और 1-2 पत्रकार बंधु मेरे साथ थे। तो एकदम से जो राजपूत परिवार के लोग हैं वो थोड़ा टेंशन में आ गए और टेंशन में आए तो प्रेजेंट में मंत्री जी हैं, उनने अपनी जो जॉकेट है वो उतारी और एकदम से रिकाउंटिंग के लिए वो अपनी तैयारी करने लगे। इतने में अचानक से सतीश साहू आए, उनके पीठ पे हाथ रखा और बोला, गोविंद हार गए, जाओ। तो गोविंद सिंह ने जी बोले, वहाँ से हीरा सिंह जी आए कि चलो बाहर और रिकाउंटिंग की तैयारी करें। इसके बाद शिवा मेरे साथ थे, तो शिवा और मैं लॉबी में खड़े थे। वहाँ का सुर्खी का नतीजा देख ही लिया था। तो इसके बाद अगले विधानसभा के लिए हम लोग आगे बढ़े कि अन्य विधानसभाओं के भी नतीजे जाने। तो जीना चढ़ते हुए हम लोग खुरई विधानसभा के नतीजे देखने वहाँ पहुँचे। तो वहाँ भाजपा के प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह अकेले खड़े थे। तो अचानक हम लोग उनके पास पहुँचे और बताया कि सुर्खी से गोविंद सिंह हार गए हैं। तो उन्होंने तत्काल शिवा को गले से लगा लिया और मुझसे इशारे में पूछा कितने से। तो मैंने एग्जैक्ट बताया, 100 एग्जैक्ट फिगर नहीं आया, 100-150 वोट की जीत हार है। तो उनके चेहरे पे जो खुशी थी
और ये महसूस हुआ मुझे कि जो उन्होंने रणनीति तैयार करी थी उसमें वो सफल हो गए। वो बहुत ज़्यादा खुश थे उस समय वो। गोविंद सिंह राजपूत के चुनाव हारने की खुशी उस दौरान भूपेंद्र सिंह को अपनी जीत से ज्यादा थी। ये वो बदला था जो उन्होंने ठीक 10 साल बाद गोविंद सिंह राजपूत से लिया था। दरअसल इन दोनों नेताओं की दुश्मनी वैसे तो साल 1998 से चली आ रही थी, लेकिन साल 2003 में पहली बार इस दुश्मनी का आंकड़ा 1-1 पर बराबर हुआ। दरअसल साल 2003 के विधानसभा चुनाव के बाद 14 दिसंबर 2003 के दिन जैसे ही विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, तब सागर जिले की 8 विधानसभा में से सिर्फ सुर्खी विधानसभा के नतीजे बीजेपी के पक्ष में नहीं थे। जहां चारों तरफ बीजेपी के जीत का जश्न मनाया जा रहा था, तब भूपेंद्र सिंह एकमात्र नेता थे जिनके चेहरे पर मायूसी थी। उनकी इस हार ने उन्हें भीतर तक झंझोर दिया था। लगातार 2 बार विधायक रहने के बाद उन्हें इस बार हार का सामना करना पड़ रहा था। उस दौरान का घटनाक्रम याद करते हुए स्वर्गीय हरभजन सिंह राठौर ने मुझे अपना स्मरण सुनाया था। जब चुनाव के नतीजे आए तो भूपेंद्र चुनाव हार गए। वो काफी निराश हो गए थे। उनके चेहरे पर उदासी साफ दिख रही थी। हम सभी बहुत चिंतित भी थे। हरनाम भैया और बाकी के जीते हुए विधायक विजय जुलूस की एक तरफ तैयारी कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हरनाम भैया से कह रहे थे कि भैया एक बार फिर रिकाउंटिंग करवा दीजिए, जबकि हरनाम भैया उन्हें समझा रहे थे कि भूपेंद्र तुम चुनाव हार गए हो, इस हार को स्वीकार करो। साल 1998 में गोविंद सिंह राजपूत को चुनाव हराने वाले ठाकुर भूपेंद्र सिंह अब गोविंद सिंह राजपूत से न सिर्फ चुनाव हारे, बल्कि आने वाले वक्त में उन्हें राजनीतिक नेपथ्य में जाने मजबूर होना पड़ा। इतना ही नहीं, साल 2008 आते आते एक वक्त ये आया कि जिस सुर्खी विधानसभा से उन्होंने अपने चुनावी कैरियर की शुरुआत की थी, उन्हें गोविंद सिंह राजपूत की बढ़ती लोकप्रियता के आगे वो छोड़ने मजबूर होना पड़ा। इसके बाद भले ही ठाकुर भूपेंद्र सिंह नए सिरे से खुरई विधानसभा में अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे थे, लेकिन उनके भीतर गोविंद सिंह राजपूत के प्रति नफरत और प्रतिशोध की ज्वाला कभी कम नहीं हुई। उन्होंने समय समय पर गोविंद सिंह राजपूत को कमजोर करने या चुनाव में शिकस्त देने के लिए भरसक कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता 2013 में मिली, क्योंकि साल 2008 के विधानसभा चुनाव के दौरान उनका गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ चला गया एक दांव पूरी तरह निष्फल रहा। गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ बीजेपी ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए राजेंद्र सिंह मोकलपुर को भूपेंद्र सिंह के कहने पर मैदान में उतारा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। राजेंद्र सिंह मोकलपुर, इनका नाम आप याद रखिएगा। आज की इस कहानी में ये भी एक अहम किरदार है। इनके अलावा एक और नाम आप याद रखिए, ये नाम है कांग्रेस से बीजेपी में आए नेता पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे का। जब भूपेंद्र सिंह चुनाव लड़ने के लिए खुरई पहुंचे, तब उनका मुकाबला अरुणोदय चौबे से हुआ। साल 2008 में कांग्रेस के टिकट पर अरुणोदय चौबे खुरई से विधायक बने। उन्होंने यहां भूपेंद्र सिंह ठाकुर को चुनाव में हराया। हालांकि इसके बाद अगले 2 चुनाव साल 2013 और 2018 का चुनाव वो भूपेंद्र सिंह से हारे, लेकिन भूपेंद्र सिंह ठाकुर को हमेशा अरुणोदय चौबे आंखों में खटकते रहे। वो इसलिए क्योंकि भूपेंद्र सिंह जानते थे कि खुरई में उनको कड़ी टक्कर कोई दे सकता है तो वो अरुणोदय चौबे है, और गोविंद सिंह राजपूत की तरह वो अरुणोदय चौबे का कद और उनकी लोकप्रियता नहीं बढ़ने देना चाहते थे। खैर, इस सब पर आगे आएंगे, लेकिन अभी आपको साल 2009 में ले चलते हैं, जब भूपेंद्र सिंह ठाकुर सागर लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर सांसद का चुनाव लड़ रहे थे, और सीएम रहते हुए शिवराज सिंह चौहान लोकसभा चुनाव के दौरान एक चुनावी सभा को संबोधित करने सागर आए थे। तब उनके मंच पर एक अप्रत्याशित कांग्रेस नेता उनका इंतजार कर रहे थे। ये नेता और कोई नहीं, पूर्व विधायक संतोष साहू थे। उन्होंने बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह के समर्थन में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। इस नाम और घटना को भी आप याद रखिएगा। आज की कहानी को समझने में आपको आगे आसानी होगी। संतोष साहू के बीजेपी में शामिल होने की कहानी मैं आपको पुराने वीडियो में बता चुका हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप देख सकते हैं। बहरहाल, मोटा मोटी आपको ये बता देता हूं कि इस सब के पीछे दिमाग भूपेंद्र सिंह का था।
इस चुनाव में उनकी मदद करने के एवज में भूपेंद्र सिंह ने एक तीर से दो निशाने लगाए थे। पहला, 2013 में पारुल साहू को सुर्खी विधानसभा से बीजेपी का टिकट दिलवाया और दूसरा, अपने सबसे बड़े राजनीतिक दुश्मन गोविंद सिंह राजपूत को पारुल साहू के हाथों चुनाव में मात दिलवाई। ये बिसात बिछाने वाले भूपेंद्र सिंह थे। उनके द्वारा साल 2009 में बनाया गया ये प्लान पूरी तरह सफल रहा। गोविंद सिंह राजपूत 2013 में चुनाव हार गए। इस हार के बाद दोनों नेताओं के बीच की दुश्मनी की आग और धधक गई। 10 साल तक विधायक रहते हुए सागर जिले की पूरी कांग्रेस को अपनी दहलीज पर लाने वाले गोविंद सिंह राजपूत साल 2014 में लोकसभा का चुनाव भी हार गए। विधानसभा और फिर लोकसभा, दो चुनाव लगातार हारने के बाद कुछ वक्त के लिए वो लाइमलाइट से दूर भी रहे। लेकिन खास बात यह रही कि इसके बाद भी उनकी लोकप्रियता कम नहीं हुई। बावजूद इस सब के भी वो उस वक्त भी कांग्रेस का सागर जिले में सबसे मजबूत चेहरा बने रहे। जहां ठाकुर भूपेंद्र सिंह चाहते थे कि अब गोविंद सिंह राजपूत की राजनीति जमीन में पूरी तरह गड़ जाए, वहीं एक बात गोविंद सिंह राजपूत के साथ जो हमेशा रही वो ये कि वो सागर जिले के एकमात्र नेता ऐसे हैं जिनके काम वो सत्ता में हो या नहीं, पद पर हो या नहीं, कभी नहीं रुकते। भले ही उनका विधायक रहते हुए जो डेकोरम होता था वो अगले 5 साल उनके साथ नहीं रहा, लेकिन उनकी लोकप्रियता में भी कमी नहीं आई। उधर दूसरी तरफ प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती है और भूपेंद्र सिंह इस बार विधायक चुन के आने के बाद कैबिनेट में शामिल होते हैं। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद वो प्रदेश के नंबर 2 कहलाने लगते हैं। प्रदेश के गृह मंत्री भी भूपेंद्र सिंह बनते हैं। सुर्खी और सागर जिले के फिर चाहे वो पक्ष के और विपक्ष के नेता हों, भूपेंद्र सिंह के दरबार में हाजिरी देने लगते हैं। इस दौरान गोविंद सिंह राजपूत के विरोधियों को भी काफी बल मिलता है। ठाकुर भूपेंद्र सिंह जब पावर में आए तो उन्होंने अपने विरोधियों को पावर क्या होता है इसका साफ साफ एहसास करवाने में कमी नहीं छोड़ी। भूपेंद्र सिंह उन चुनिंदा नेताओं में रहे, जब तक वो सुप्रीम थे तब तक सिर्फ उनकी ही तूती बोलती रही और शायद इसीलिए पावर आते ही सबसे पहले खुरई में अपनी जमीन को उन्होंने मजबूत किया। इस जमीन को मजबूत करने के लिए उन्होंने अरुणोदय चौबे को कमजोर करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने एक रणनीति बनाई, धड़ाधड़ कांग्रेस के लोगों और अरुणोदय चौबे के समर्थकों को साम दाम दंड भेद की नीति का उपयोग कर बीजेपी में शामिल करवाया। इस सब के दौरान उनकी पूरी कोशिश रही कि अरुणोदय चौबे उनके मार्फत बीजेपी में शामिल हो जाएं, लेकिन वो सफल नहीं हुए। हालांकि बीच में एक वक्त ऐसा जरूर आया था जब लगने लगा था कि अरुणोदय चौबे बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, वो भी ठाकुर भूपेंद्र सिंह के मार्फत, क्योंकि खुद भूपेंद्र सिंह ने अपने बयान में ये बताया था। मैं आज इस मंच से माननीय चौबे जी को उनका स्वागत भी करता हूं और उनको आमंत्रित भी करता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आए, हम उनका स्वागत करेंगे। जहां एक तरफ ये कहानी चल रही थी, वहीं साल 2018 में मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ। कांग्रेस ने यहां मध्य प्रदेश में सरकार बना ली। जहां पिछले 5 साल से भूपेंद्र सिंह सत्ता का केंद्र रहे, वहीं अब गोविंद सिंह राजपूत राजनीति में कमबैक कर चुके थे। सुर्खी से वो विधायक चुनकर आए थे। कमलनाथ सरकार में वो पावरफुल मंत्री बने। अब जब गोविंद सिंह राजपूत पावर में आ गए थे तो वो भी कहां पीछे हटने वाले थे। उन्होंने भी उसी पैटर्न पर चलना शुरू कर दिया और अपने विरोधियों को एक के बाद एक सबक सिखाने लगे। लेकिन ज्यादा दिन कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में नहीं चल पाई। गोविंद सिंह राजपूत ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी ज्वाइन की और बीजेपी ने एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाकर अपनी सरकार बना ली। इस तख्ता पलट ने गोविंद सिंह राजपूत की राजनीति को भी पलट दिया। बीजेपी में आने के बाद सबसे पहले सत्ता से बाहर हुई बीजेपी की सरकार बनी। जिन शिवराज सिंह चौहान को प्रदेश की जनता ने साल 2018 में मौका नहीं दिया था, वो एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं और उनके मंत्रिमंडल में गोविंद सिंह राजपूत मंत्री बनाए जाते हैं। लेकिन इस सब के साथ साथ एक बात और उनके साथ हो रही थी, वो ये कि अब तक वो जिन विरोधियों की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते थे, अब गोविंद सिंह राजपूत को उन्हीं का साथ मांगना पड़ रहा था। भूपेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह मोकलपुर, सुधीर यादव के साथ उन्हें ना चाहते हुए भी दोस्ती करनी पड़ रही थी।
इसके बाद उपचुनाव हुए और उन्होंने बीजेपी के टिकट पर इन नेताओं के साथ चुनाव जीता। हालांकि ये चुनाव जीतना जितना जरूरी गोविंद सिंह राजपूत को था, उतना ही जीतना बीजेपी के लिए भी जरूरी था। बीजेपी में आते ही उन्होंने अपने तमाम विरोधियों को अपने साथ किया। भूपेंद्र सिंह ठाकुर और गोविंद सिंह राजपूत दोनों ही साथ साथ दिखाई देने लगे। मंच पर एक दूसरे की तारीफ करना और गले लगने जैसी तस्वीरें भी सामने आने लगी, जो एक तरह से शायद कभी किसी ने नहीं सोचा होगा। खैर, 2020 के उपचुनाव में गोविंद सिंह राजपूत ने कालांतर में उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाले भूपेंद्र सिंह ठाकुर, राजेंद्र सिंह मोकलपुर और सुधीर यादव को तो अपनी तरफ कर लिया था, लेकिन सुर्खी से सिटिंग विधायक और संतोष साहू की बेटी पारुल साहू भूपेंद्र सिंह के खेमे की थी, उन्हें उस वक्त साधने में कामयाब नहीं हुए थे। हालांकि उस दौरान कहा गया कि भूपेंद्र सिंह ठाकुर चाहते तो पारुल साहू को मना सकते थे, लेकिन उन्होंने वैसी कोशिश नहीं की। खैर, उपचुनाव में शानदार जीत के बाद सिंधिया की शय पर शिवराज की सरकार एक बार फिर मध्य प्रदेश में बनती है। वहीं शिवराज कैबिनेट में सागर जिले के 3 नेताओं को जगह मिलती है। ये वो वक्त था जब सागर में बीजेपी के 3 पावर सेंटर बन गए थे। एक तत्कालीन मंत्री भूपेंद्र सिंह का था, दूसरा तत्कालीन मंत्री गोपाल भार्गव का था और तीसरा पावर सेंटर बना था गोविंद सिंह राजपूत का। इसके अगले 2.5 साल यानी नवंबर 2023 आते आते सत्ता में सबसे ताकतवर कौन, इसका एक शीत युद्ध सागर की राजनीति में चलता रहा। खास बात यह रही कि गोपाल भार्गव का एक अघोषित संघर्ष भूपेंद्र सिंह के साथ पहले से ही चल रहा था। अब गोविंद सिंह राजपूत के बीजेपी में आने के बाद भूपेंद्र सिंह के सागर जिले में 2 बड़े बड़े विरोधी नेता हो गए थे। इसके बावजूद भी ये सभी हमेशा आपसी मनमुटाव की खबरों को नकारते रहे और एक साथ एक मंच पर कई बार दिखाई दिए। साल 2020 के उपचुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव 2023 से पहले गोविंद सिंह राजपूत जहां बीजेपी में पूरी तरह एडजस्ट हो रहे थे, तभी इसी बीच एक मौका ऐसा आया जिसने भूपेंद्र सिंह और गोविंद सिंह राजपूत के बीच सुधरते रिश्तों को एक बार फिर बिगाड़ दिया। गोविंद सिंह राजपूत के बीजेपी में आने के बाद उनके सामने बीजेपी के एक नेता विरोध का बिगुल बजा रहे थे। ये नेता राजकुमार सिंह धनोरा थे। वो भूपेंद्र सिंह के करीबी रिश्तेदार थे, इसलिए एक बार फिर शक की सुई भूपेंद्र सिंह पर गई। जहां दोनों के बीच दुश्मनियां खत्म होती दिख रही थी, वहीं इस घटनाक्रम के बाद एक बार फिर दोनों के बीच दूरियां पैदा करना शुरू कर दी। हालांकि भूपेंद्र सिंह ने इस विवाद से खुद को पूरी तरह दूर रखना बेहतर समझा, लेकिन गोविंद सिंह राजपूत और उनके परिवार को यह महसूस जरूर होता रहा कि भूपेंद्र सिंह चाहते तो ये सब रोक सकते थे। हालांकि बाद में राजकुमार सिंह धानोरा पर खुद भ्रष्टाचार के आरोप लगे और उन आरोपों के चलते उन्हें जेल जाना पड़ा। इस वक्त तक दोनों के बीच जो कुछ भी चल रहा था वो अंदरूनी था, कभी खुलकर कुछ भी सामने नहीं आया। लेकिन बीजेपी में आने के बाद गोविंद सिंह राजपूत ने अपने विरोधियों के खिलाफ ठाकुर भूपेंद्र सिंह की तरह साम दाम दंड भेद की जो नीति अपनाई, वो उसे पूरी तरह कॉपी नहीं कर पाए, क्योंकि वो उनके स्वभाव और शैली के विपरीत थी। भले ही गोविंद सिंह राजपूत आक्रामक रहे हों, लेकिन उनका विरोधियों के प्रति जो स्वभाव था वो कभी भूपेंद्र सिंह जैसा नहीं रहा। साल 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान उन्हें चौतरफा घेरा गया। उनका मुकाबला नीरज शर्मा से हुआ, जो सुधीर यादव के पिता पूर्व सांसद लक्ष्मी नारायण यादव के नजदीकी रहे। दूसरा, उनका विरोध भूपेंद्र सिंह के रिश्तेदार राजकुमार सिंह धानोरा ने और उनके परिवार ने खुलकर किया, जबकि पारुल साहू भी इस चुनाव के दौरान कांग्रेस के साथ ही रहीं। इस चुनाव के दौरान जमकर भीतर घात भी गोविंद सिंह राजपूत के साथ हुआ। साथ ही सबसे बड़ी बात यह थी कि साम दाम दंड भेद की जो नीति उन्होंने अपनाई थी, अपने विरोधियों पर जो शिकंजा उन्होंने कसा था, इसका दुष्प्रभाव भी साफ देखा गया। और वोटों की गिनती के दिन जहां बीजेपी के सागर जिले के 2 दिग्गज नेता मंत्री रहते हुए भूपेंद्र सिंह और गोपाल भार्गव करीब 50-50 हजार से भी ज्यादा वोटों की लीड पर थे और अपनी जीत के प्रति आश्वस्त थे, वहीं उनके साथ बैठे गोविंद सिंह राजपूत अपने दिल की धड़कनों को थामे हुए थे। इसके पीछे की वजह थी कि वो वोटों की गिनती के राउंड्स में लगातार पीछे चल रहे थे। वोटों की गिनती से पहले उन्हें यकीन था कि जहां वो उपचुनाव में करीब 40 हजार से भी ज्यादा वोटों से चुनाव जीते थे, तो इस बार वो 50 हजार का आंकड़ा छू लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गोविंद सिंह राजपूत चुनाव जीते, लेकिन सबसे आखिरी राउंडों में। वो चुनाव जीते, लेकिन सिर्फ 2258 वोटों से।
गोविंद सिंह राजपूत की इस जीत के बाद अक्सर उनके लिए इस्तेमाल होने वाला फिल्म बाजीगर का डायलॉग एक बार फिर चरितार्थ हुआ कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं या गोविंद सिंह राजपूत कहते हैं, क्योंकि सबसे कम वोट से जीतने के बाद भी वो मोहन सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल किए गए, जबकि भूपेंद्र सिंह और गोपाल भार्गव जैसे सीनियर विधायक को जगह नहीं दी गई। शायद भाग्य गोविंद सिंह राजपूत के साथ था और देखते ही देखते अब सागर जिले का एकमात्र वो पावर सेंटर बन गए हैं, जहां साल 2023 में मंत्री बनाए जाने के बाद गोविंद सिंह राजपूत सागर जिले का पावर सेंटर बने। उनके साथ भूपेंद्र सिंह से असंतुष्ट नेता और विरोधियों की भीड़ जमा होना शुरू हो गई। मंत्री रहते हुए जो लोग भूपेंद्र सिंह के खिलाफ खुलकर बात नहीं कर पाते थे, वो अब गोविंद सिंह राजपूत के साथ खड़े हो गए। इसी बीच गोविंद सिंह राजपूत ने भी भूपेंद्र सिंह के राजनीतिक पैटर्न साम दान दंड भेद वाले को कॉपी करना छोड़ दिया और अपने पुराने पैटर्न में वापस आ गए। लेकिन यहाँ से अब तक अंदर ही अंदर चल रही इन दोनों नेताओं की दुश्मनी अब धीरे धीरे बाहर आने लगी है। सबसे पहले भूपेंद्र सिंह से नाराज विधायकों ने गोविंद सिंह राजपूत के साथ खेमाबंदी की। इसमें सागर के नगर विधायक शैलेंद्र जैन सबसे पहले रहे, क्योंकि शैलेंद्र जैन के बराबर उनके खिलाफ राजनीतिक विरोधी और प्रतिद्वंदी सुशील तिवारी को भूपेंद्र सिंह ने लाकर खड़ा कर दिया था। ये बात शैलेंद्र जैन ने अपने दिल में पाल ली थी और इसी वजह से भूपेंद्र सिंह से उनकी लगातार नाराजगी चल रही थी। वहीं उनके अलावा नरियावली विधायक प्रदीप लारिया भी कभी भूपेंद्र सिंह की गुड बुक में नहीं रहे। बीजेपी जिला अध्यक्ष गौरव सिरोटिया भी एंटी भूपेंद्र सिंह रहे, वो भी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के साथ कंफर्टेबल हैं। इसी बीच सागर जिले के पूर्व विधायक और भूपेंद्र सिंह से नाखुश चल रहे नेताओं ने भी गोविंद सिंह राजपूत का पाला पकड़ लिया, जबकि गोपाल भार्गव किसके साथ हैं ये समझ नहीं आता। वहीं वंडा विधायक वीरेंद्र लोधी फिलहाल न्यूट्रल दिखाई देते हैं। वहीं बीना विधानसभा से विधायक निर्मला सप्रे गोविंद सिंह राजपूत के साथ हैं। सिर्फ देवरी विधायक ब्रज बिहारी पटेरिया मात्र एक विधायक हैं जो भूपेंद्र सिंह के साथ खड़े दिखाई देते हैं। सागर जिले में इन दोनों दिग्गज नेताओं के बीच छिड़ी जंग की ये कई सारी वजह रही, लेकिन आज जो अचानक इन दोनों नेताओं के खेमों में खुलकर तलवारें जो खिंच गई हैं, इसके पीछे की वजह भूपेंद्र सिंह का राजनीति में घटता कद और गोविंद सिंह राजपूत का सागर जिले में एकमात्र पावर सेंटर बनना तो है ही, लेकिन इसके अलावा बड़ा कारण है दोनों ही नेताओं का एक दूसरे की विधानसभाओं में बढ़ता दखल। एक तरफ राजकुमार सिंह धानोरा का सुर्खी में जो कुछ भी चल रहा है वो किसी से छिपा नहीं है, उस पर से भूपेंद्र सिंह के सबसे बड़े विरोधी या उनकी आंख में खटकने वाले अरुणोदय चौबे का खुरई में दिन ब दिन बढ़ रहा वर्चस्व और गोविंद सिंह राजपूत की उनको दी जा रही शय भी एक बड़ा कारण है इस तीखी बयानबाजी का। दशकों से चली आ रही नफरत की और प्रतिद्वंदिता की इस लड़ाई में आज भी आग उतनी ही तेज दिखाई पड़ती है जो आज से करीब 30 से 35 साल पहले हुआ करती थी। ये थी सागर टीवी न्यूज की खास पेशकश। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो सागर टीवी न्यूज के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, सभी को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें ताकि हमारा और आपका गठबंधन बना रहे। नमस्कार।